हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है इस बोर्ड को। तो देखिए, हमारे घरों में एक दिन स्टार्ट नहीं होगा बिना टर्मरिक के। सब्जी बनेंगी, दूध में डलेगा, हर जगह हल्दी डलती है और ये हमारे हेल्थ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले भी करती है। जानते हैं इस बोर्ड के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर होगा निज़ामाबाद तेलंगाना में। यह आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर में। और इसका एम क्या है? ये प्रोवाइड करने वाला है लीडरशिप टर्मरिक रिलेटेड मैटर में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, इसके कोई इश्यूज़ हो गए, उनको कैसे सॉल्व करना, उन सब मैटर को नेशनल टर्मरिक बोर्ड देखने वाला है। जानते हैं हल्दी का स्टेटस क्या है इंडिया में। देखिए, इसे ना गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और ये हल्दी का एक्सपोर्ट कहाँ ज़्यादा होता है? बांग्लादेश, यूएई, यूएसए और मलेशिया में। और वर्ल्ड में जितना भी हल्दी का प्रोडक्शन होता है ना, तो उसका 70% हमारे इंडिया में होता है और वो भी 30 वेराइटीज़ में होम ग्रोन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है, ये ऑर्गेनाइजेशन ना ट्राइबल पर्सन को एक ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे पर्ल की स्पॉट करते हैं, क्रैप फैटन करते हैं और वेरियस जो एग्रीकल्चरल और एक्वाकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ रहती है, उनकी सबकी इनको ट्रेनिंग मिल रही है। तो जानते हैं इस बोर्ड के बारे में। देखिए, ये बोर्ड जो है ना, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1983 में इलाहाबाद में। और ये आता है अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर में। और इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था लखनऊ में 1999 में। और इसका एम क्या है? अंडरटेक करता है जितना भी रिसर्च रहता है रिलेटेड टू फिश का कंजर्वेशन, जर्म प्लाज्म का कलेक्शन और जितने भी रिसोर्स रहते हैं फिश के, उन सबको कंजर्व करता है ये नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। जानते हैं ये एक्वाकल्चर क्या होता है? पानी में कौन सी ऐसी एक्टिविटी करते हैं? एक्वा का मतलब ही पानी होता है। तो देखिए, एक्वाकल्चर तो ना 500 BC से चल रहा है, लेकिन उसका कमर्शलाइजेशन किया गया था मिड-20s में। देखिए, एक्वाकल्चर क्या होता है? किसी भी फिश का, मराइन एनिमल का या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का कमर्शियली यानी बेचने के लिए, रिक्रिएशनल किया जाए या फिर किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए, कोई रिसर्च करने के लिए किया जाए, प्रोपोगेशन और हस्बेंड्री किसी भी एक्वाकल्चर ऑर्गेनिज्म की, उस सब प्रोसेस को ही एक्वाकल्चर कहा जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, मेनली मराइन और फ्रेश वाटर। और ना, ये वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग एक फूड प्रोडक्शन है वर्ल्ड का। देखिए, मेजर प्रोड्यूसर कौन है एक्वाकल्चर का? चाइना में 60% से ज़्यादा एक्वाकल्चर का एक्सपोर्ट और प्रोड्यूसर होता है। देन है इंडोनेशिया, इंडिया एंड वियतनाम। नेक्स्ट है हमारा भार्गवस्त्र। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना इंडिया ने इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया है भार्गवस्त्र को। तो ये क्या है? ये ना एक इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, जो कि ना जो भी स्वॉर्म ड्रोन आते हैं, छोटे छोटे ड्रोन आते हैं ना, उनको काउंटर करने वाला है। और ये डेवलप किया गया है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड के द्वारा। ये देखिए, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड, जो कि एक भार्गवस्त्र है। देखिए, थोड़ा स्वार्म ड्रोन के रिलेटेड भी जान लेते हैं कि ये क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट वार फाइटिंग अरे ऑफ रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल। ये इसका ना स्वार्म का फुल फॉर्म है। ये ऐसी ड्रोन की टेक्नोलॉजी होती है जो कि कोऑर्डिनेट करती है 3 या 20,000 ड्रोन, जो कि ना कोई मिशन परफॉर्म करते हैं। और ये ना कंट्रोल भी करा जा सकता है किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना भी या फिर कम ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना भी। और ये ना एक सॉलिड अटेंटिव गोल रहता है इनका, यानी ये वारफेयर में भी काम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाल्केटेड डक। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये एक रेयर बर्ड है, जो कि ना अभी सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है, यहाँ स्पॉटेड किया गया है, पाया गया है। तो इसे ना फाल्काटेड टील भी कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है मारेका फाल्काटा, जो कि ना एक गालवॉल साइज का होता है। तो देखिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाया जाता है? साइबेरिया में, मंगोलिया में, नॉर्दर्न जापान में, साउथ ईस्ट एशिया में या फिर ईस्टर्न इंडिया में। और ये ना
टील, जो भी फाल्केटेड टील है, अमेरिका में वहाँ भी पाया जाता है, पोलैंड और थाईलैंड में भी पाया जाता है। सो देखिए इसका IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटेंड और ये है फाल्केटेड डग। नेक्स्ट है हमारा साडा। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना ये जो साडा रीजन है ये ना इसका कन्वर्शन हो रहा है ऑर्किड यानी किसी खेती करने के लिए, या फिर ना यहाँ बिल्डिंग्स रेसिडेंशियल एरिया बन रही है। तो जानते हैं ये साडा क्या होता है। साडा ऐसा एक लैंड फॉर्म होता है जो कि फ्लैट रहता है। और ये फ्लैट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ ना बहुत टाइम से, बहुत सालों से इरोजन होता है, उसके कारण ना साडा बन जाता है, यानी ये फ्लैट टॉप सरफेस बन जाता है। इसका मतलब देखिए लार्ज फ्लैट एरिया। तो ये साडा लोकेटेड कहाँ है, ये ना कोंकण रीजन है महाराष्ट्र का, ये वेस्टर्न साइड आता है पूरा कोंकण रीजन, यहाँ है ये साडा। देखिए ये है साडा रीजन फ्लैट एरिया। नेक्स्ट है हमारा सिकारा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड जितना थोड़ा सा एरिया है उसे ना इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है। तो देखिए ये कहाँ है, ये आता है मंडी हिमाचल प्रदेश में, जो कि ना हिमालयन का फूट हिल्स में आता है ये रीजन। सो देखिए इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर का एरिया इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है, यानी वहाँ मिनिमम मोबिलिटी परमिट रहती है, यानी वहाँ आना जाना बिना परमिशन के नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये एक न्यू ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश किए हैं पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। तो ये लोकेटेड है पांचेत हिल वेस्ट बंगाल में। ये ऑब्जर्वेटरी क्या करती है, क्या हेल्प करती है। सो देखिए ये क्या करती है, ये ना हेल्प करती है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग करने के लिए स्टूडेंट को, या फिर कोई भी टेलीस्कोपिक डाटा हैंडल करने के लिए, या फिर रिकॉर्ड करने के लिए डाटा। तो ना ये ऑब्जर्वेटरी क्या होती है, ऑब्जर्वेटरी ऐसी एक बिल्डिंग होती है, ऐसी एक कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ ना साइंटिस्ट स्टार्स जो रहते हैं ना और वेदर वो अच्छे से देख सकते हैं, वो हो जाती है ऑब्जर्वेटरी। देखिए ये ऐसी हो जाती है ऑब्जर्वेटरी, यहाँ से फिर ना स्टार बहुत क्लियरली दिखते हैं और अच्छे से दिखते हैं। तो इंडिया में ना और भी 4 ऑब्जर्वेटरी है, तो वो जानते हैं। देखिए जो एरिस ऑब्जर्वेटरी है ना, ये नैनीताल उत्तराखंड में है। वाइनू बापू ऑब्जर्वेटरी कवलूर तमिलनाडु में है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैनले लद्दाख में है। और ये 4th नंबर की अभी बनी है पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी वेस्ट बंगाल में। जानते हैं हाईएस्ट टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी इंडिया में कहाँ है। तो जो ये है ना इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हेनले, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 2001 में बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, वो है हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इंडिया की, जो कि हेनले लद्दाख में है। और देखिए इस ऑब्जर्वेटरी में ना 2nd हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वर्ल्ड का, जो कि है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हेनले लद्दाख में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।